प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। और आज हम शुरू कर रहे हैं मल्हार का अगला चैप्टर, जो कि है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। ये एक यात्रा वृतांत है जो कि हमारे देश के प्रसिद्ध साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। इस यात्रा वृतांत को जानने से पहले समझते हैं लेखक परिचय। लेखक दिनकर जी का हिंदी के ओजस्वी कवियों में शीर्ष स्थान है, वो सबसे ऊपर हैं। वे हिंदी के महान कवि, श्रेष्ठ निबंधकार, विचारक एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। दिनकर जी की कविताएं देशभक्ति और राष्ट्रवाद को समाहित करती थी, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतवासियों को प्रभावित किया। उन्हें 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। उनकी कविताएं आज भी प्रत्येक भारतवासी को प्रेरित करती हैं। तो जितनी सुंदर श्रेष्ठ उन्होंने कविताएं लिखी हैं, उतना ही सुंदर उनका गद्य साहित्य भी है। अब ये जो यात्रा वृतांत है, इसको आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, इसको समझते हैं। इस पाठ का उद्देश्य है छात्रों को यात्रा वृतांत की विशेषताएं बताना तथा मॉरिशस की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विशेषताओं और भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव को समझाना। विभिन्न देशों के समय अंतर की अवधारणा को समझाने के साथ साथ छात्रों को मानचित्र पर विभिन्न स्थानों को पहचानकर अपने अनुभवों से यात्रा वृतांत लिखने में सक्षम बनाना भी इस पाठ का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आप समझते हैं इस पाठ के सार को कि पाठ है क्या। इसमें लेखक ने इस यात्रा वृतांत में क्या लिखा है। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृतांत है, जिसमें दिनकर जी ने मॉरिशस की अपनी यात्रा का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से किया है। मॉरिशस हिंद महासागर के खूबसूरत सितारे की तरह है। कवि की यात्रा दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को नैरोबी और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस से आरंभ हुई। नैरोबी नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। लेखक के शहर के बाहर बहुत बड़ा जंगल है, इसमें घास अधिक और पेड़ कम है। मॉरिशस द्वितीय भूमध्य रेखा से 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा से 60 डिग्री के पास है। यह उसके पश्चिम में बसा हुआ है और मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई 20 मील है। इस द्वीप का कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस के 67 यानी 67% लोग भारतीय हैं। इसमें 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद तथा मुंबई हैं। इनके एक मोहल्ले का नाम काशी भी है। तो मॉरिशस में बनारस, गोकुल और ब्रह्मस्थान भी हैं। मॉरिशस की भाषा अंग्रेजी है। इसकी संस्कृति की भाषा फ्रेंच है और मॉरिशस की जनता क्रियोल बोलती है। क्रियोल का फ्रेंच से वैसा ही संबंध है जैसा भोजपुरी का हिंदी भाषा से है। तो मॉरिशस और लेखक ने इस देश के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मॉरिशस कृषि प्रधान देश है। इसके प्रत्येक ग्राम में एक शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू रामचरितमानस का पाठ गायन के रूप में ढोलक और झांझ की सहायता से होता है। भारत में मनाए जाने वाले पर्व मॉरिशस में भी मनाए जाते हैं। शिवरात्रि यहाँ का मुख्य पर्व है। यहाँ का परी तालाब तीर्थ स्थान होने के साथ साथ पिकनिक स्थल भी है। शिवरात्रि पर हिंदू श्वेत वस्त्र यानी सफेद कपड़े पहनकर कंधों पर कांवड़ लेकर अपने गांव के शिवालय में जाकर जल चढ़ाते हैं, फिर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। यहाँ के भारतीय अत्याचार सहकर भी अपने धर्म पर डटे रहे। उन्होंने इस द्वीप को छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। इस पर हम सब भारतीयों को गर्व होना चाहिए। तो लेखक ने बहुत ही रोचक वर्णन किया है इस यात्रा वृतांत में, जो है मॉरिशस के बारे में। तो अब समझते हैं इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को। शब्दार्थ: लोभ यानी लालच, चिड़ियाघर यानी पशु पक्षियों के रहने का स्थान या जंतुशाला, सर्वत्र सब ओर, पर्यटक दूसरे देशों में घूमने फिरने वाले लोग, मील 1760 गज की दूरी, दृष्टिपात सरसरी निगाह से देखना, देह यानी शरीर, खरपात यानी घासपात, तुच्छातितुच्छ, तुच्छातितुच्छ का मतलब होता है अत्यंत तुच्छ यानी एकदम गया गुजरा, बिल्कुल जिसकी कोई भी अहमियत ना हो, बदतर यानी बहुत बुरा, अत्यधिक बुरा, ताड़ लेना यानी भांप लेना,
झुंड यानी समूह या टोली, पैमाना अर्थात मापदंड, चौकन्ने अर्थात आहट लेने वाला, ठिठके यानी सहम गए, एक ही जगह पर खड़े रह गए, प्रवृत्ति यानी इंद्रियों का निरत होना, निरापद यानी आपत्ति रहित या निर्विघ्न बिना किसी भी विघ्न के, रक्तचाप खून का बहाव, निरंतर अर्थात लगातार, समा अर्थात समय या वक्त, भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी के मध्य से जाने वाली रेखा विषुवत रेखा, रकबा अर्थात क्षेत्रफल, क्रियोल अर्थात भोजपुरी और फ्रेंच भाषा के मेल के मिश्रण से बनी एक प्रकार की बोली जो मॉरिशस में बोली जाती है, प्राणवती अर्थात प्राण देने वाली, चिरायु अर्थात लंबी उम्र वाला या दीर्घायु, गर्व अर्थात घमंड, प्राणवत्ता अर्थात जीवित होने की अवस्था, अत्याचार अर्थात जुल्म, क्रिश्चियन ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, टापू अर्थात जमीन का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, शिवालय यानी शिव जी का मंदिर, सुरम्य अत्यधिक सुंदर, सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा, कांवर अर्थात महंगी, वयस्क अर्थात बालिग। अब इस पाठ के मुख्य बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं यानी एमसीक्यू देखते हैं। तो लेखक नैरोबी से मॉरिशस के लिए कब रवाना हुआ? 14 जुलाई को, 17 जुलाई को, 12 जुलाई को या 16 जुलाई को? और सही उत्तर है ख 17 जुलाई को। अगला प्रश्न है, लेखक सबसे पहले किससे मुलाकात करना चाहता था? शेरों से, मॉरिशस के भारतीयों से, मॉरिशस के अफ्रीकियों से या फिर पर्यटकों से? और सही उत्तर है क शेरों से। अगला प्रश्न है, नैरोबी का नेशनल पार्क क्या नहीं है? घर, पार्क, मंदिर या चिड़ियाघर? और सही उत्तर है घ चिड़ियाघर। अगला प्रश्न है, जहाज यानी विमान कब मिलने वाला था? दूसरे दिन रात को, दूसरे दिन दोपहर को, दूसरे दिन शाम को या 4 दिन बाद? और सही उत्तर है ग दूसरे दिन शाम को। अगला प्रश्न है, लेखक को क्या कहीं भी दिखाई नहीं पड़े? भालू, हिरण, हाथी या सिंह? सही उत्तर है सिंह। अगला प्रश्न है, कितने सिंह लेटे या सोए हुए थे? 7, 8, 2, 3, 10, 12 या 9, 10? और सही उत्तर है क 7, 8। अगला प्रश्न है, लेखक और उसके साथी वहां कितनी देर ठहरे? 1 घंटा, 2 घंटे, 15 मिनट या आधा घंटा? और सही उत्तर है घ आधा घंटा। अगला प्रश्न है, लेखक और उसके साथी किससे भी बदतर समझे गए? हिरणों से, लोगों से, पेड़ पौधों और खरपात से या फिर जंगल से? और सही उत्तर है ग पेड़ पौधों और खरपात से। अगला प्रश्न है, लेखक को मील भर की दूरी पर क्या दिखाई पड़ा? हाथियों का झुंड, भेड़ों का झुंड, बंदरों का एक झुंड या हिरणों का एक झुंड? और सही उत्तर है घ हिरणों का एक झुंड। अगला प्रश्न है, हिरणों के बीच कौन खड़ा था? शेर, जिराफ, चीता या हिरण? और सही उत्तर है ख जिराफ। अगला प्रश्न है, कौन चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे? शेर, हिरण, गाय या फिर जानवर? और सही उत्तर है ख हिरण। अगला प्रश्न है, सिंह कब शिकार किया करते हैं? सुबह में, दिन में, सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले? और सही उत्तर है ग सूर्यास्त के बाद। अगला प्रश्न है, हिरण कैसे खड़े थे? गोल में, सीधे, दूर दूर या पास पास? और सही उत्तर है क गोल में। अगला प्रश्न, लेखक का क्या बढ़ रहा था? जुकाम, बुखार, सिर दर्द या रक्तचाप? और सही उत्तर है घ रक्तचाप। लेखक का रक्तचाप बढ़ रहा था। अगला प्रश्न है, जहाज कहां से शाम 4 बजे उड़ा? भारत, लंदन, नैरोबी, अमेरिका? और सही उत्तर है ग नैरोबी। लेखक का जहाज नैरोबी से शाम 4 बजे उड़ा था। अगला प्रश्न है, मॉरिशस की लंबाई कितनी है? 29 मील, 25 मील, 12 मील या 24 मील? और सही उत्तर है क 29 मील। अगला प्रश्न, मॉरिशस के माध्यमिक स्कूलों को क्या कहा जाता है? विद्यालय, कॉलेज, पाठशाला या फिर शाला? और सही उत्तर है ख कॉलेज। अगला प्रश्न है, मॉरिशस द्वीप का रकबा अर्थात क्षेत्रफल कितना आंका जाता है? 620 वर्ग मील, 820 वर्ग मील, 920 वर्ग मील या 720 वर्ग मील? और सही उत्तर है घ 720 वर्ग मील। अगला प्रश्न है, मॉरिशस में कितने प्रतिशत लोग हिंदू हैं?
53%, 33%, 83% या फिर 89%। सही उत्तर है क 53%। अगला प्रश्न, मॉरिशस की राजधानी का क्या नाम है? काशी, गोकुल, पोर्ट लुई या कलकत्ता? और सही उत्तर है ग पोर्ट लुई। अगला प्रश्न, मॉरिशस में कौन सी खेती की जाती है? चावल, बाजरा, ऊख या मकई? और सही उत्तर है ग ऊख। अगला प्रश्न, मॉरिशस का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग कौन सा है? गेहूं, चना, मटर या चीनी? और सही उत्तर है घ चीनी। अगला प्रश्न, मॉरिशस की असली ताकत कौन है? भारतीय लोग, मॉरिशस के लोग, चीनी लोग या अमेरिकन? और सही उत्तर है क भारतीय लोग। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति कैसी है? संस्कृत से भरी, हिंदुओं से भरी, प्राणवती और चिरायु या इनमें से कोई नहीं? और सही उत्तर है ग प्राणवती और चिरायु। अगला प्रश्न है, हम मॉरिशस जाकर क्या प्राप्त कर सकते हैं? अपनी संस्कृति की धरोहर, अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान या संस्कृत एवं भोजपुरी भाषाएं, या फिर हम वहां जाकर गा सकते हैं? और सही उत्तर है ख अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान। अगला प्रश्न है, मॉरिशस के प्रत्येक ग्राम में क्या होता है? मंदिर, शिवालय, पीपल या बरगद? और सही उत्तर है ख शिवालय। मॉरिशस के प्रत्येक गांव में अपना एक शिवालय होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व कौन सा है? जन्माष्टमी, राखी, दशहरा या शिवरात्रि? और मॉरिशस के लोगों के लिए जो उनका सर्वश्रेष्ठ जो त्योहार होता है, पर्व होता है, वो होता है शिवरात्रि। अगला प्रश्न है, मॉरिशस में हिंदू किस रंग के वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवड़ लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं? श्वेत, लाल, गुलाबी या हरे? और सही उत्तर है क श्वेत। यानी मॉरिशस के लोग जब कांवड़ लेने जाते हैं तो वो श्वेत यानी सफेद कपड़े पहनकर जाते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत रामायण यानी रामचरितमानस का पाठ किसकी सहायता से किया जाता है? लोगों की, पंडित की, खड़ताल या ढोलक और झांझ? और सही उत्तर है ढोलक और झांझ। मॉरिशस के लोग जो होते हैं वो ढोलक और झांझ पर रामचरितमानस का पाठ करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे क्या पहन सकते हैं? निक्कर, पैंट, हाफ पैंट या कमीज? और सही उत्तर है ग हाफ पैंट। अब हम डिस्कस करते हैं इसके मुख्य प्रश्नोत्तर। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान पाठ के लेखक ने यात्रा कब और कहां से कहां के लिए शुरू की? तो हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान पाठ के लेखक ने यात्रा 15 जुलाई को मुंबई से, 16 जुलाई को नैरोबी से और 17 जुलाई को नैरोबी से मॉरिशस के लिए शुरू की। अगला प्रश्न है, नैरोबी का नेशनल पार्क कैसा है? नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक है, उसमें पेड़ बहुत कम है, जंगल में सभी जगह सड़कें बिछी हुई हैं। अगला प्रश्न है, मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख गांव में हिंदू क्या करते हैं? तो मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख गांव में हिंदू तुलसीकृत रामायण यानी रामचरितमानस का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति की कितनी गहरी पैठ है मॉरिशस में। अगला प्रश्न है, लेखक जब नेशनल पार्क पहुंचा तो वहां उसे क्या दिखाई दिया? तो नेशनल पार्क पहुंचने पर लेखक ने देखा कि कोई 7-8 शेर लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेरकर 8-10 मोटरें खड़ी थीं। ऐसा लग रहा था शेरों को ये जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि उन्हें देखने के लिए आने वाले कौन लोग हैं, मानो वो लोग सिंहों की नजर में आने के योग्य ही ना हो। लेखक वहां लगभग आधा घंटा ठहरा। इस बीच एक शेर ने जम्हाई ली, दूसरे ने शरीर को ताना, मगर उनकी ओर किसी ने भी नजर नहीं उठाई। अगला प्रश्न है, लेखक ने मील भर की दूरी पर क्या देखा? लेखक ने मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड देखा जिनके बीच एक जिराफ बहुत ही बेवकूफ की तरह खड़ा था। 2 जवान सिंह उठे और 2 दिशाओं में चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। अगला प्रश्न है, हिरणों के झुंड ने क्या देख लिया? हिरणों के झुंड ने देख लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, इसलिए वे चरना भूलकर चौकन्ने हो गए।
कुछ हिरण झुंड से हटकर एक तरफ भाग निकले, मगर बाकी वहीं खड़े रहे। वे इसलिए खड़े थे कि शेर उन्हें देख रहे थे और हिरणों को पता था कि हमला किसी भी ओर से हो सकता है, इसलिए उन्होंने गोल में खड़े रहना ही उचित समझा। अगला प्रश्न है, मॉरिशस द्वीप कहाँ बसा हुआ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं? या फिर यह प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, मॉरिशस ने लेखक को छोटा सा हिंदुस्तान क्यों कहा है? तो मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा के बिल्कुल पास किंतु उसके पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का क्षेत्र 720 वर्ग मील आंका जाता है। मॉरिशस का कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय वंश के हैं तथा जहाँ 33% लोग हिंदू हैं। इनकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई हैं, जिसके पूरे मोहल्ले का नाम भी काशी है। यहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी। इससे स्पष्ट होता है कि जो ये मॉरिशस है एक तरह से छोटा सा हिंदुस्तान ही है। अगला प्रश्न है, मॉरिशस में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और वहां की भोजपुरी की क्या विशेषताएं हैं? मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी है, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है, मगर वहां के लोग क्रियोल बोलते हैं। क्रियोल का फ्रेंच से वही संबंध है जो भोजपुरी का हिंदी से है, और क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। यहाँ के भारतीय और भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी भारत जैसी भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद और शब्द हैं कि उन्हें समझने के लिए बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, मॉरिशस में किन व्यवसायों को सफलता प्राप्त हुई है और क्यों? मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को भारतीयों के कारण सफलता प्राप्त हुई है। सारा मॉरिशस द्वीप कृषि प्रधान द्वीप है। चीनी वहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है, किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। अगला प्रश्न है, मॉरिशस में हिंदू शिवरात्रि कैसे मनाते हैं? तो शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस में हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवड़ लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिवजी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। वे ये सारे काम बड़े ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन सफेद धोती, सफेद कमीज और सफेद टोपी ही पहनते हैं। अगला प्रश्न है, मॉरिशस के परी तालाब का वर्णन करें। अब मॉरिशस में जो परी तालाब है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से माना है। उस झील का नाम परी तालाब रखा गया है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्यों से भी पिकनिक का स्थान है, किंतु वहां पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते। वे वहां अपवित्रता का कोई व्यापार भी नहीं करते, यानी वहां पर अपवित्र कार्य करना मना है। आपकी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला, हिरण समूह में क्यों खड़े थे? भागने के लिए उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। वे भाग चुके हिरणों के लौटने की प्रतीक्षा में थे। वे बीच में खड़े असावधान जिराफ की रक्षा कर रहे थे, या सिंह उनसे उदासीन थे अतः उन्हें कोई खतरा नहीं था। तो इसका सही उत्तर है क, भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। अगला प्रश्न है, मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्षीय है, कैसे? गन्ने की खेती अधिकतर भारतीयों द्वारा की जाती है या अधिकतर जनसंख्या भारत से जाने वालों की है? सभी भारतवासी परी तालाब पर एकत्रित होते हैं या फिर भारत की बहुत सी विशेषताएं वहां दिखाई देती हैं? और सही उत्तर है घ, भारत की बहुत सी विशेषताएं वहां दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, अपने समूह के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो पहले प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण है, हिरणों के झुंड को सिंहों से खतरा महसूस हो रहा था और वो भागने के स्थान पर
एक जगह पर इकट्ठे होकर खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि सिंह आमतौर पर झुंड से अलग हुए जीव का शिकार करते हैं और झुंड में वो सुरक्षित थे। अगले प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण है कि मॉरिशस में भारतीयों की संख्या अधिक है, हिंदी भाषा का प्रचलन है, वहां हिंदू धर्म का पालन किया जाता है, हिंदू पर्व मनाए जाते हैं। ऐसे ही कारणों से मॉरिशस को छोटा सा भारत कहा जाता है, क्योंकि वहां भारत की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए। तो पहला है, भारत में बैठे बैठे हम ये नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ये एक तरह से आशय स्पष्ट है। इस कथन का हमें यह अर्थ समझ में आता है कि जब तक हम भारत में रहते हैं तब तक हमें अपने देश की संस्कृति की जीवंतता और गहराई का पूरी तरह से अंदाजा नहीं होता, पर जब हम मॉरिशस जैसे देश में जाकर भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव देखते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति की जीवंतता और गहराई समझ में आती है। हम समझ पाते हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी व्यापक, जीवंत और दीर्घजीवी है। अगला प्रश्न सोच विचार के लिए, इस यात्रा वृत्तांत को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, नेशनल एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है जहां सर्वत्र अच्छी सड़कें बनी हुई होती हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है, इसमें जानवर प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्रता से घूमते हैं, इन्हें संरक्षित किया जाता है ताकि वन्य जीवन सुरक्षित रह सके। इसके विपरीत चिड़ियाघर एक कृत्रिम क्षेत्र होता है, एक बनावटी क्षेत्र होता है जहां जानवरों को पिंजरों या बाड़ों में रखा जाता है। इसमें पशु पक्षी और जानवर एक सीमित क्षेत्र में रखे जाते हैं, इनके रहने के लिए सीमित क्षेत्र में कुछ निर्धारित स्थान बनाए जाते हैं, इन्हें प्रदर्शन के लिए वहां रखा जाता है, यानी लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। अगला प्रश्न है, हम लोग पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझे गए, वे कौन थे जिन्होंने लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझ लिया था और उन्होंने ऐसा क्यों समझ लिया था? तो इसका उत्तर है, हम लोग पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझे गए, वे सिंह थे जिन्होंने ऐसा समझा था। लेखक और अन्य लोगों की पहुंचने पर उन्होंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, वो अपने शिकार को खोज रहे थे, उनके लिए मनुष्य अजनबी थे, वो उनके लिए खतरा नहीं थे, इसलिए वो उन पर ध्यान देना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं, पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क दिया गया है? तो इसका उत्तर है, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। इस पाठ में इस कथन के समर्थन में कहा गया है कि मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसमें 67% भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं और 53% हिंदू हैं। यहाँ ऊख की खेती और चीनी उद्योग का विकास भारतीयों के कारण ही हुआ है। भारतीयों ने अथक परिश्रम के साथ इन क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। मॉरिशस में भारतीय संस्कृति का प्रसार भी इसका कारण है। अगला प्रश्न है, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला, भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान कैसे बना दिया है? भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान बना दिया क्योंकि उन्होंने मॉरिशस में भारतीय संस्कृति, भाषा, परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखा। वहाँ का मुख्य पर्व शिवरात्रि है, रामचरितमानस का पाठ होता है, यहाँ तक कि मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम भी भारत के शहरों के नामों जैसे गोकुल, कलकत्ता, काशी, मद्रास आदि हैं। भारतीय मॉरिशस में भारत के पर्व मनाते हैं, भारत की भाषाएं बोलते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, अनुमान या कल्पना से अपने समूह में से मिलकर चर्चा कीजिए। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी। मॉरिशस के लोगों ने गली मोहल्लों के नाम इस तरह
क्यों रखे होंगे? तो इसका उत्तर है मॉरिशस में अधिकतर निवासी भारतीय हैं। उनका भारत के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने गली मोहल्लों के नाम इस प्रकार रखकर भारत के प्रति अपने जुड़ाव को प्रकट करने और भारतीय होने की पहचान बनाए रखने के लिए इन गली मोहल्लों के नाम ऐसे रखे होंगे। अगला प्रश्न है, कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए और उन्हें घेरकर 8-10 मोटरें खड़ी थीं। आपने पढ़ा होगा केन्या का राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटक जंगली जानवरों को घेरे रहते हैं। क्या इसका उन पशुओं पर कोई गहरा प्रभाव पड़ता होगा? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। इसके लिए संकेत दिए गए हैं कि राष्ट्रीय पार्क के बंदरों, सिंहों का व्यवहार भी बदल गया है। तो जी हाँ, इसका उत्तर है कि जी बिल्कुल सही, पशुओं पर इसका अवश्य प्रभाव पड़ता है। लोगों के लगातार आने से पशुओं के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। मनुष्यों की उपस्थिति के कारण कई बार वे आक्रामक हो जाते हैं और कई बार उदासीन। कई बार उन पर मनुष्यों के आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे उनकी तरफ देखते तक नहीं, अपने आप में ही मस्त खड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है, हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा जिनके बीच जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। तो सिंहों के आसपास होने के बाद भी हिरणों के झुंड के बीच जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था, क्योंकि वह उन सबसे अलग था। शायद उसे पता था कि सिंह आमतौर पर झुंड से अलग जीव का शिकार करते हैं। जिराफ भी हिरणों के झुंड में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा होगा। वह अकेले दौड़कर बहुत दूर नहीं जा सकता था, बीच में उसका शिकार हो जाता, इसलिए वो वहीं खड़ा था। अगला प्रश्न है, मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। उस झील का नाम परी तालाब क्यों पड़ा होगा? हिंदू धर्म में परियों की अनेक कहानियां प्रचलित हैं। परी लोक को बहुत ही सुंदर स्थान माना जाता है। झील की सुंदरता देखकर वहां के लोगों को लगा होगा कि ये परियों का निवास स्थान है, इसलिए इसका नाम परी तालाब पड़ा होगा। अगला प्रश्न है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 50 साल पहले परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब कर दिया गया है। मॉरिशस के लोगों ने ये नाम क्यों रखा होगा? मॉरिशस के लोगों में ज़्यादातर हिंदू हैं। हिंदू गंगा को पवित्र नदी समझते हैं। परी तालाब के जल को भी गंगा की तरह पवित्र माना जाता है। हिंदू शिवरात्रि को इसका जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। भारत और गंगा नदी से अपने जुड़ाव को मजबूत बनाने के लिए परी तालाब का नाम गंगा तालाब रखा गया होगा। तो ये थे इस पाठ के मुख्य प्रश्नोत्तर। यदि इस पाठ का भाषा अध्ययन या और अन्य प्रश्नों के उत्तर आप जानना चाहते हैं तो हमारी पाठ्यपुस्तक मल्हार मार्गदर्शिका मार्केट में और Amazon, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।